साझेदारी संगठन के संबंध में हिसाब किताब कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे साझेदार अपने व्यापार का हिसाब किताब अपने बहियों में लिखते पढ़ते हैं, कैसे एक निश्चित अवधि के बाद अपने व्यापार से होने वाले लाभ हानि को जानते हैं, वर्ष के अंत में कैसे अपने आर्थिक स्थिति का ज्ञान करते हैं। इस अध्याय में ही हम लोग को पढ़ना है। बहुत लंबा अध्याय है। मैं समझता हूँ कि अकाउंट्स का जो सिलेबस है उसमें लगभग जो है 40% आपका समय इस चैप्टर में जाएगा। 5-6 भाग में ये बटा हुआ है चैप्टर। आइए इस चैप्टर में लेखांकन पहलू को जानने के पहले सबसे पहले ये हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि वास्तव में साझेदारी संगठन क्या होता है, साझेदार किसको कहते हैं, साझेदारी की स्थापना संबंधी क्या भारत में कोई नियम कायदे हैं या नहीं है। इन तमाम पहले सैद्धांतिक पक्ष को हम देखेंगे, तत्पश्चात ही इसके लेखांकन संबंधी पहलुओं को हम समझ पाएंगे। आइए, आप जानते हैं कि हमारे समाज में जितने व्यापार करते हुए लोग नज़र आते हैं वो तरह तरह के संगठनों को अपनाए होते हैं। आप ये जान रहे हैं व्यावसायिक संगठन के कई रूप हमारे समाज में दिखाई पड़ते हैं, जिसके अंतर्गत साझेदारी भी एक संगठन है। साझेदारी के पहले हमारे समाज में एकाकी व्यापार आया, सोल ट्रेडिंग। सोल ट्रेडिंग की विशेषता आप जानते हैं, जिसमें एक ही व्यापारी होता है, अकेले अपने बलबूते वो बेचारा पूंजी लगा करके व्यापार शुरू करता है और जो भी व्यापार से संबंधित लाभ होता है, हानि होती है, एकमात्र वही सहन करता होता है, एकमात्र लाभ का वही उपभोक्ता होता है। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी बुराई, बहुत बड़ी दोष ये होती है कि एकाकी व्यापार से बहुत बड़े आकार का व्यापार नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा पूंजी का एक्युमुलेशन इसमें संभव नहीं होता है। इसलिए इस बुराई को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए हमारे समाज में और व्यापार का आकार बड़ा अपनाने के लिए साझेदारी का आविर्भाव हुआ। साझेदारी संगठन हमारे समाज में आया। साझेदारी संगठन से तात्पर्य एक ऐसे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप से होता है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को करने के लिए आपस में समझौता करते हैं और समझौते के अनुसार जो भी लाभ व्यापार का होता है, हानि होती है, आपस में वो बांटते हैं। ये मुख्य खासियत होती है साझेदारी संगठन का। साझेदारी जिन व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है, जिनके द्वारा इस संगठन की स्थापना की जाती है, वैसे व्यक्तियों को साझेदार कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है। और व्यक्तिगत रूप में जो लोग साझेदार होते हैं, सामूहिक रूप में उन्हीं लोगों को साझेदारी फर्म कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ए और बी, ये 2 व्यक्ति व्यापार शुरू किया, दोनों मिल करके एक साझेदारी संगठन की स्थापना किया। यहाँ पर ये जानना आवश्यक होगा, ए एक साझेदार हुआ, बी एक साझेदार हुआ, ये पार्टनर कहलाएंगे। ये दोनों इंडिविजुअली पार्टनर कहलाएंगे और कलेक्टिवली सामूहिक रूप में इन दोनों को ए और बी, ये जो है इस इन लोगों के व्यापार का नाम होगा और इसको फर्म कहा जाएगा। ये फर्म कहा जाएगा, साझेदारी फर्म ये हो जाएगा। सामूहिक रूप में ये सभी साझेदार को फर्म कहा जाता है और व्यक्तिगत रूप में उनको साझेदार कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है। अब यहाँ पर ए और बी जो एक साझेदारी की व्यापार शुरू किया, इसके संबंध में वैधानिक पहलू आप जान लें कि भारत में 1932 में सर्वप्रथम भारतीय साझेदारी अधिनियम बनाया गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारे भारतवर्ष में सर्वप्रथम साझेदारी व्यापार से संबंधित तमाम उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से, उससे संबंधित व्यवस्थाओं को एक वैधानिक तौर तरीके से लागू करने के उद्देश्य से भारत में
एक कानून बनाया गया जिसको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 कहा जाता है। और इसके अंतर्गत कुछ व्यवस्थाएं जो निर्धारित की गई, उसके अंतर्गत यह आवश्यक होगा कि किसी भी साझेदारी व्यापार की स्थापना के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। One cannot establish any partnership. Minimum 2 persons are required for establishment of partnership firm. कम से कम 2 व्यक्ति हो चाहिए। दोनों व्यक्तियों के बीच में साझेदारी की स्थापना करने के लिए एक समझौता होता है। ये व्यापार करने के संबंध में आपस में एक रजामंदी करते हैं, एक समझौता करते हैं। आपस में जिन शर्तों पर ये सहमत होते हैं व्यापार करने के लिए, उस सहमति को, उस समझौते को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख से तात्पर्य एक ऐसे लिखित या मौखिक समझौते से होता है जो 2 या 2 से अधिक मिलकर के व्यक्ति साझेदारी के कारोबार को करने के लिए तैयार करते हैं, और इन्हीं समझौते के आधार पर इनका सब कुछ तय होता है व्यापार का। साझेदारी समझौते के अंतर्गत साझेदारों का नाम, उनका पता, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उनके बीच आपस में लाभ विभाजन का क्या अनुपात होगा, आपस में यदि विवाद होगा तो उस विवाद का निपटारा कैसे करेंगे, पंचायती के द्वारा करेंगे यानी पंच निर्णय के द्वारा होगा या न्यायालय के कोर्ट के द्वारा होगा। भविष्य में कोई साझेदार की मृत्यु हो जाएगी तो उस समय उसका हिसाब किताब कैसे किया जाएगा, कैसे उसका भुगतान किया जाएगा उसकी राशि का। कोई साझेदार अलग होना चाहेगा यानी अवकाश ग्रहण करना चाहेगा तो उस समय क्या कौन से नियम लागू होंगे, कैसे उसका भुगतान किया जाएगा, कैसे उसके भुगतान की जाने वाली राशि की गणना करेंगे। किसी नाबालिग साझेदार को शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। साझेदार अपने लगाई गई पूंजी पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे। जरूरत पड़ने पर कोई साझेदार व्यापार से कोई राशि का निकासी कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, यानी आहरण की सुविधा होगी या नहीं होगी। यदि कोई साझेदार कोई राशि व्यापार से निकालता है, आहरण किया है, तो उस पर उससे ब्याज लिया जाएगा अथवा नहीं ब्याज लिया जाएगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा उसका। All these facts are agreed upon at the time of establishment of partnership firm. ये तमाम बातें जो भी आपस में साझेदार, उनका दायित्व तो क्या होगा, सीमित होगा, असीमित होगा। All these things are agreed upon at the time of establishment of partnership firm. ये तमाम बातें उनकी तय हो जाती है और इसी तयशुदा तमाम समझौते के अंतर्गत जो बातें आती है, इसी समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, परीक्षा में निश्चित रूप से साझेदारी संलेख पर कोई न कोई ऑब्जेक्टिव या लघुत्तरीय प्रश्न रखा जाएगा, ये आप याद रखें। आएगा प्रश्न कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं। 2 लाइन में आपका इसका जवाब होगा, साझेदारी संलेख से तात्पर्य एक ऐसे समझौते से होता है जिसके आधार पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी साझेदारी के कारोबार के लिए सहमत होते हैं। आपको ये भी जानना चाहिए कि साझेदारी संलेख को विभिन्न नामों से जाना जाता है। साझेदारी समझौता कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं, साझेदारों का राजीनामा कहते हैं। आपको इसको जो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है, साझेदारी का अंतर नियम भी इसको कहा जाता है। साझेदारी का संलेख लिखित अथवा मौखिक दोनों हो सकता है। इट मे बी रिटेन और ओरल, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू बी रिटेन। लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन इस कलयुग में मौखिक का कोई ठिकाना नहीं है, कब कोई बदल जाएगा। आज बात कुछ और हुई, कल होगा, कल कर सकता है कि नहीं बात, ये बात तय नहीं हुई थी। इसलिए मौखिक के बदले लिखित
साझेदारी संलेख ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बात आपने जान लिया कि साझेदारी संलेख क्या है। ये भी आपने जान लिया कि साझेदारी भारत में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू है। ये बात बिल्कुल याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम है और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, विभिन्न तरह की डेट रहेगा, उसमें 1932 भी एक लिखा रहेगा। इसलिए ये याद रखना चाहिए, एक नंबर का ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा ही जाएगा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम कौन सा है, 1932 है। ये बात याद रख लीजिएगा। साझेदारी संलेख क्या है, ये बात याद रखेंगे। साझेदार किसको कहते हैं, अभी मैंने बताया कि जो व्यक्ति साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं व्यक्तिगत रूप में उन्हें साझेदार कहा जाता है। जैसे ABC 3 व्यक्तियों ने मिल करके कोई व्यापार आपस में तय किया, शुरू किया, तो ये तीनों को अलग अलग, A भी एक पार्टनर हुआ, B भी पार्टनर हुआ, C भी पार्टनर हुआ, और तीनों को सामूहिक रूप में साझेदारी फर्म कहा जाएगा। तो साझेदार और साझेदारी फर्म में अंतर है। साझेदार व्यक्तिगत रूप में जो लोग साझेदारी में भाग लेते हैं, कारोबार करते हैं, उसको इंडिविजुअली वी से दैट पर्सन ए पार्टनर एंड कलेक्टिवली ऑल पार्टनर्स ऑफ एनी पार्टनरशिप फर्म इज नोन एज ए पार्टनरशिप फर्म। आइए इन बातों को जानने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है, आपके अंदर ये बात हो सकती है कि कम से कम तो 2 साझेदार होते हैं, लेकिन अधिक से अधिक क्या है। आपको ये बता दें, 2014 में जो आपको कंपनी अधिनियम में रेक्टिफिकेशन हुआ, लागू हुआ 14 से 2013 में ही रेक्टिफिकेशन हुआ। तो जब तक ये कानून कंपनी अधिनियम संशोधित नहीं था, 1956 के गाइडलाइन के आधार पर चलता था, तब तक भारत में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 थी, लेकिन अब जो है आपको ये 50 हो गया है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि कम से कम साझेदारी व्यापार में 2 साझेदार होना चाहिए और अधिक से अधिक कितना, 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बात और इसमें अपवाद स्वरूप जोड़ लीजिएगा, किंतु यदि वित्तीय कारोबार करने के लिए कोई साझेदार करता है, साझेदारी की स्थापना करता है, यानी जैसे बैंक हुआ, रुपये पैसे का लेन देन को वित्तीय कारोबार कहते हैं। तो वित्तीय संस्थाओं के लिए या बैंकिंग व्यापार करने के लिए यदि कोई साझेदारी की स्थापना करता है तो उसमें अधिक से अधिक संख्या 10 होती है। इन जनरल बिजनेस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 50, बट इन कंपनी बिजनेस, इन बैंकिंग कंपनी बिजनेस और इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, इफ यू इंटेंडेड टू एस्टैब्लिश any partnership firm for financial business, then maximum limit of partnership firm partners are 10। याद रहना चाहिए, ये पूछेगा कि बैंकिंग व्यापार की दशा में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, विकल्प में दे देगा 10, 20, 50। तो सही विकल्प आपका होगा बैंकिंग व्यापार के लिए अधिकतम संख्या 10 होती है, और सामान्य दूसरा कोई कारोबार साझेदारी के रूप में आप करना चाहते हैं तो ऐसी दशा में साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 है। चलिए, इस बात को हम लोगों ने जाना साझेदारी क्या है। आइए अब साझेदारी के डिफिनीशन के बारे में जरा आपको जान लेना जरूरी है। ये भी एक लघुत्तरीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि साझेदारी को परिभाषित कीजिए, डिफाइन पार्टनरशिप। आइए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो साझेदारी की परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को आपको समझा रहे हैं, जरा उसको समझेंगे आप। इसको मिटा दीजिए। According to Indian Partnership Act, (1932),
पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन between persons who have agreed to share profit of a business acting for all, any of them and acting for all. This is definition according to Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation. साझेदारी एक समझौता है। किसके बीच में समझौता है? बिटवीन पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच में। पार्टनरशिप इज नथिंग, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। जो भी आपस में समझौता करता है उसी से साझेदारी की उत्पत्ति होती है। Therefore it is a partnership is the relation between persons. साझेदारी व्यक्तियों के बीच का एक समझौता है, उनके बीच संबंध है। Between persons who have agreed to share. कैसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है? जो आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। किस चीज को बांटने के लिए? प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। किसी व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। एनी ऑफ देम, और वह जो व्यापार होगा, यहां ध्यान रखेंगे, एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन, यहां जोड़ देना होगा, कैरीड ऑन बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। ये सारे जरूरी नहीं है कि सभी लोग दुकान के काउंटर पर बैठेगा और हिसाब किताब सब लोग करेगा, सारे लोग माल क्रय विक्रय में भाग लेगा। इट इज नॉट नेसेसरी। ओनली वन पार्टनर मे बी कैरिड ऑन बिजनेस। सबों की ओर से सब लोग मिल करके, क्या आदमी जैसे ABCD 4 पार्टनर है, सब लोगों ने तय किया कि भाई ये ही हिसाब किताब करेंगे, ये भी माल क्रय विक्रय करेंगे, हम लोग आकर के वर्ष के अंत में हिसाब किताब कर लेंगे। या चारों ABCD चारों मिल करके दुकान पर अपना जो है बिजनेस के कारोबार में भाग लेगा। इसलिए याद रखेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि जितने साझेदार हैं सब लोग व्यापार में भाग ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। समझौते के अंतर्गत किसी एक या दो व्यक्ति को व्यापार चलाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच का समझौता है। यहाँ पर डिफिनीशन में कहा गया है, समझौता किस चीज के लिए? व्यापार के लाभ को बांटने के लिए, व्यापार चलाने के लिए होना चाहिए। और व्यापार आप जान लें कि वह आपको वैधानिक व्यापार होना चाहिए। इलीगल बिजनेस के लिए यदि कोई व्यापार आपको कोई लोग जो है आपस में समझौता करता है, दैट इज नॉट पार्टनरशिप। जैसे A और B दोनों मिल करके तय किया कि छपरा जंक्शन पर चला जाए, पॉकेटमारी किया जाएगा और जो भी आएगा उसको आपस में हम लोग बराबर बांट लेंगे। दिस इज नॉट ए पार्टनरशिप। समझौता तो हुआ, दो व्यक्ति भी हुए, लेकिन वह समझौता गलत काम के लिए आपने किया। कोई व्यापार जायज व्यापार करने के लिए समझौता नहीं है, इसलिए इस समझौते को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। साझेदारी व्यापार, जायज व्यापार को करने के लिए, कानून सम्मत व्यापार को करने के लिए, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके और उस व्यापार को चलाने के लिए, उसके लाभ को आपस में बांटने के लिए जब आपस में समझौता करते हैं, उस समझौते को साझेदारी कहा जाता है। और इसमें लाभ याद रखेंगे, समझौता लाभ बांटने के लिए होना चाहिए।
व्यापार के लिए लाभ अति आवश्यक चीज है। यदि मान लीजिए कि ये भी दोनों मिल करके, और अभी कोरोना वायरस चला हुआ है, ये भी दोनों आदमी ने सोचा समाज सेवी के रूप में, कहा कि चलो भाई गरीबों को जो है कुछ जो है बांटा जाए, दोनों आदमी बराबर बराबर पैसा लगा करके चलो खरीदा जाए, बांटा जाए। तो क्या ये समझौता तो हुआ दोनों में, और दोनों ने जो है ये समझौता किया, लेकिन व्यापार के लाभ को बांटने के लिए नहीं किया, बल्कि ये किसी कार्य को करने के लिए इन्होंने एक परोपकारी काम के लिए ये समझौता हुआ, इसलिए इसको साझेदारी नहीं कहा जा सकता। इसलिए साझेदारी में आपको जो है व्यापार करना उद्देश्य होना चाहिए, और जो व्यापार से लाभ होगा उसको बांटने का आपस में समझौता होना चाहिए। लाभ मस्ट है। कहा जाता है ना कि व्यापार रूपी मशीन को तेजी से चलने के लिए लाभ रूपी चिकनाई जरूरी है। जैसे मशीन को चलाने के लिए यदि ग्रीस और चिकनाई नहीं होगा, मशीन खड़खड़ कर करके टूट जाएगा, बंद हो जाएगा, मशीन नहीं चलेगी। इसलिए लाभ जितना ही होता है व्यापारी का मनोबल बढ़ता है, और अधिक जो है वो व्यापार को करने के लिए उसका मनोबल बढ़ता है, व्यापार करता है। इसलिए लाभ को बांटने का आपस में, यहाँ पर यू मे आस्क फ्रॉम मी व्हाई हियर नॉट लॉस, यहाँ पर केवल प्रॉफिट की चर्चा की गई, हानि की चर्चा नहीं की गई है। तो बात याद रखें, जब व्यापार करने के लिए समझौता होता है तो उद्देश्य लाभ कमाना होता है। आपको कहा जाए कि चलो इतना हानि होगा, पहले ही हानि की बात कहेगा तो कोई व्यापार करेगा क्या? नहीं करेगा। इसलिए छिपी हुई बात है, हानि उसमें भी होगा, उसको भी बांटने के लिए समझौता होता है। लाभ की ही वह चीज है जिसके मोटिवेट होकर के और वो व्यापार करने के लिए समझौता करते हैं। तो ये डिफिनीशन जो है आपको यदि ये लघुत्तरीय में पूछेगा, याद रखेंगे, लघुत्तरीय में इस बात को पूछा जाएगा कि साझेदारी को परिभाषित कीजिए, बस ओनली वन डिफिनीशन यू हैव टू गिव। और ये डिफिनीशन जो है अब अपने भाषा में भी कह सकते हैं कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी व्यवसाय को करने के लिए यह समझौता है जिसमें वो अपना पूंजी लगाते हैं, व्यापार से होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए समझौता करते हैं, व्यवसाय के जोखिम को सहन करने के लिए समझौता करते हैं, और एक निश्चित नाम से अपना वो कारोबार करते हैं। उस निश्चित नाम को साझेदारी फर्म कहा जाता है। आप बस हो गया। और कानून के अनुसार ये आपको जो डिफिनीशन मैंने आपके ग्रुप पर जो है ये चंद जो है क्वेश्चन रात लिख करके डाल दिया है, इंग्लिश में भी इसको आज शाम तक हम डाल देंगे। आप जो है उसको लिख लेंगे, हिंदी वाले उसको लिख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन छोटा छोटा मैंने लिख करके उस पर डाला है। तो ये साझेदारी की परिभाषा आपने सीखी। आइए अब साझेदारी की ये पूछेगा कि साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी की विशेषताओं को बताइए। आपसे लघुत्तरीय में पूछेगा कि साझेदारी की किन 4 विशेषताओं को बताइए, 2 विशेषताओं को बताइए। तो मैंने 6-7 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नोट्स में दिया है। आइए साझेदारी की इसी से पता चल जाएगा। उसमें मैंने दिखाया है कम से कम 2 व्यक्ति पार्टनरशिप के लिए आवश्यक है, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। दूसरा समझौता का होना। इफ देयर इज नो एग्रीमेंट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी बिजनेस देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसलिए बुनियाद है, साझेदारी की बुनियाद है समझौता। तो दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें विशेषता के अंतर्गत। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की विशेषताएं। नंबर 1, कम से कम
दो व्यक्तियों का होना आपस में समझौता लाभ विभाजन असीमित उत्तरदायित्व इत्यादि। लघुत्तरीय में 2-3 ही पूछेगा, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं। नोट्स में मैंने 7 लिखाया है, लेकिन आपको ये 2, 4, 5 जो है याद रहना आपको जरूरी है कि असीमित उनका उत्तरदायित्व होता है। असीमित का अर्थ हुआ कि ये साझेदारी में ठिकाना नहीं होता है कि व्यापार का जो हानि होगा, जोखिम होगा, कितना आपको सहन करना होगा। लिमिटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया कोई पार्टनर अपना व्यापार में पूंजी दिया तो 10,000 रुपया उसका लॉस जाएगा। भविष्य में ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो है व्यापार में यदि 50,000 रुपया उसके कंधे पर लॉस का जिम्मा पड़ता है तो सहन करना होगा। घर का लोटा थरिया भी बेच करके आपको सहन करना होगा। कोई इसका ठौर ठिकाना नहीं होता, इसलिए असीमित दायित्व होता है। तो ये विशेषता हो गई साझेदारी संलेख के बारे में। आपसे जो है क्या है ये आपने जान लिया। उसकी साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख रहता है, ये आपसे प्रश्न पूछेगा। ये अगले नोट्स में आपको लिखाएंगे कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का उल्लेख रहता है। आइए एक प्रश्न और आज हम लोग 2 मिनट हो गए। 2 मिनट तो रहने दीजिए।